को वीडियो में रिकॉर्ड करना होगा और वो वीडियो व्हाट्सएप पर आप अपलोड करके अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। आपकी वीडियो हम शो पर दिखाएंगे, यानी आपके सवाल को शो में दिखाएंगे और हमारे एक्सपर्ट्स देंगे आपके सवालों के जवाब, करेंगे आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं। हमारे दोनों मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, बजाज कैपिटल के वीपी विश्वजीत पराशर और साथ ही हमारे साथ सीएफपी पूनम रुंगटा भी जुड़ गई हैं। आप दोनों का स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। शुरुआत करेंगे सवालों के सिलसिले के साथ और जगन्नाथ चंचल हमारे दर्शक हैं जिन्होंने वीडियो के जरिए अपना सवाल हम तक पहुंचाया है। क्या है इनकी परेशानी इनके फाइनेंशियल पोर्टफोलियो को लेकर, एक बार देख लेते हैं। नमस्ते कविता मैम एंड नमस्ते एडवाइज़र्स। मैम मैं जगन्नाथ चंचल हूँ, दिल्ली से, एज 38। मैम मैं 2019 से ही म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहा हूँ, जिसमें मेरी 2 रेगुलर स्कीम हैं, एक्सिस फोकस 25 एंड निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप। दोनों ही स्कीम में मैं 5,000 रुपये ईच का निवेश कर रहा हूँ। एक्चुअली निवेश तो मैं बहुत पहले से करना चाहता था, लेकिन क्या था कि इतनी नॉलेज नहीं थी। और पापा जी ने भी एक बार फ्रैंकलिन इंडिया का म्यूचुअल फंड लिया था, तो उनको उसमें 1 साल के लिए घाटा हो गया था। तो फिर मैंने अपना पैसा ज़्यादातर एफडी में ही रखा या फिर मैंने अपना पैसा सेविंग अकाउंट में ही रखा। लेकिन अभी जैसे मैंने अपना एक ऑनलाइन डीमैट अकाउंट ओपन किया है, जिसमें मैंने 3 डायरेक्ट स्कीम म्यूचुअल फंड की चूज़ की हैं, एक्सिस स्मॉल कैप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप एंड क्वांट एक्टिव फंड, जिसमें तीनों ही स्कीमें मैं 6,000 रुपये ईच का अभी निवेश कर रहा हूँ। तो डैट मीन्स मेरा पोर्टफोलियो लगभग 30,000 रुपये पर मंथ का हो गया है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या ये मेरा पोर्टफोलियो सही है और क्या मैं अपना पैसा रेगुलर स्कीम से निकाल के अपना रिडीम करके डायरेक्ट स्कीम में ट्रांसफ़र कर लूँ, क्योंकि उसमें एक्सपेंस रेशो ज़्यादा होता है। और क्या मैं इन्हीं स्कीम्स को 10 से 15 साल के लिए चला सकता हूँ, क्योंकि मेरा लॉन्ग टर्म व्यू है। मैम आप इसके बारे में सजेशन दें। जगन्नाथ जी, बहुत अच्छा लगा आपने अपना सवाल हमें भेजा और इतने विस्तार पूर्वक अपनी परेशानी को हम तक पहुंचाया है। तो विश्वजीत जी, आपके पास लेकर आऊंगी ये सवाल। देखिए, इन्होंने साफ तौर से कहा कि पहले एक बार इन्होंने कोशिश की थी बाजार में निवेश करने की, लेकिन हाथ जलाए हैं, लेकिन उसके बाद वापस से हिम्मत की है और अपने आर्थिक सपनों को पूरा करने के लिए इन्होंने म्यूचुअल फंड का रास्ता अपनाने के बारे में सोचा, जो कि अच्छी शुरुआत है जगन्नाथ जी। और अब की बार आपके हाथ ना जलें, इसीलिए आपने बहुत अच्छा काम किया कि अपना सवाल हमें भेजा है। निप्पॉन का लार्ज कैप है इनके पास और एक्सिस का फोकस 25 फंड है, ठीक है। और ये जो सवाल पूछना चाह रहे हैं, इनका डायरेक्ट प्लान के जरिए निवेश है, लेकिन ये अपने प्लान्स को शायद तब्दील भी करना चाहते हैं। फिलहाल इनके पास रेगुलर प्लान भी हैं, पूछ रहे हैं कि रेगुलर प्लान से बेहतर क्या डायरेक्ट प्लान होंगे। और लंबी अवधि का तो नज़रिया है ही, खैर ये बता रहे हैं। डायरेक्ट प्लान के जरिए 30,000 रुपये की एसआईपी ये ऑलरेडी कर रहे हैं, ये भी इन्होंने कहा है। और एक्सिस स्मॉल कैप, पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप और क्वांट एक्टिव इनके पास है, जो कि डायरेक्ट प्लान के तहत ये एसआईपी इसमें कर रहे हैं। रेगुलर स्कीम्स में इनके पास निप्पॉन का लार्ज कैप है और एक्सिस फोकस 25 है। जगन्नाथ जी, लंबी अवधि से आपका मतलब क्या है वो आपने हमें नहीं बताया, लेकिन मैं समझ रही हूँ कि 5 साल से ज़्यादा का ही वक्त होगा। साथ ही आपने ये भी पूछा है कि रेगुलर प्लान में से शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म गेन्स किस तरह से गिने जाते हैं, उस पर भी आपको समझाइश चाहिए। चलिए, बहुत बढ़िया सवाल है, काफ़ी सारे पहलू हैं जो कि जगन्नाथ जी के साथ साथ वो तमाम दर्शक जो कि म्यूचुअल फंड के जरिए इक्विटी बाजार में आना चाहते हैं, उनको समझाइश मिल पाएगी। तो सबसे पहले रेगुलर स्कीम से डायरेक्ट स्कीम में शिफ्ट होना, विश्वजीत जी, ये कितनी अच्छी रणनीति है? किस तरह के निवेशकों को ऐसे करना चाहिए और कब करना चाहिए? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है। काफी निवेशकों को यह दुविधा रहती है कि वो डायरेक्ट प्लान्स में निवेश करें कि रेगुलर प्लान्स में। तो बड़ा सिंपल है, अगर आप डायरेक्ट एएमसी में निवेश करते हैं तो वो डायरेक्ट प्लान गिना जाता है। यहाँ पे आपकी थोड़ी सी ब्रोकरेज बच जाती है जो ब्रोकर्स को जाती है। और अगर आप रेगुलर प्लान में इन्वेस्ट करते हैं तो किसी फाइनेंशियल एडवाइजर की मदद लेके करते हैं। तो बड़ा सिंपल है, अगर आपको समझना है तो ऐसे भी समझ सकते हैं उदाहरण से कि अगर आप बीमार हुए, बुखार है, तो आप डॉक्टर के पास जाना चाहेंगे या मेडिकल स्टोर के पास अपनी नॉलेज के हिसाब से जाना चाहेंगे। अगर आपको लगता है कि आपको अच्छी नॉलेज है, मार्केट के उतार चढ़ाव आपको समझ में आते हैं, आपके पास टाइम है, तो आप डायरेक्ट जा सकते हैं। अदरवाइज अच्छा माना जाता है कि आप रेगुलर प्लान्स लीजिए किसी फाइनेंशियल एक्सपर्ट की मदद लेके, क्योंकि
जैसे ही अभी आप मार्केट देख रहे हैं उतार चढ़ाव हो रहा है, तो आपको अपना एसेट एलोकेशन भी चेंज करना पड़ता है, पोर्टफोलियो भी रिव्यू करना पड़ता है। तो बहुत सारी सर्विसेज हैं। अगर आपका एडवाइजर अच्छा है, एक्सपर्ट है, नॉलेजेबल है, तो नेचुरली वो लॉन्ग टर्म में आपको एक अच्छा पोर्टफोलियो रिटर्न्स में भी आपको एक मदद करेगा। एडवाइस के थ्रू आपको एक अच्छे पोर्टफोलियो बनाने में मदद करेगा। रिव्यू करता रहेगा समय समय पर कि आपको कितना इक्विटी में रखना है, कितना डेट में ले जाना है, या कौन सी स्कीम्स उनके हिसाब से अच्छी चल रही है, क्योंकि वो ज्यादातर इन्हीं चीजों में रहते हैं। और सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं कि पोर्टफोलियो रिव्यू करना है, तो अगर आपके पास समय है तो आप खुद कर सकते हैं। अदरवाइज थोड़ी सी ब्रोकरेज अवश्य बचती है अगर आप डायरेक्ट प्लान करते हैं। तो ये तो था सवाल आपका डायरेक्ट और रेगुलर का। पर मैं जहां ये भी तक कहना आप चाहती हूँ कि तमाम सुख सुविधाएं जो आपको रेगुलर प्लान के तहत मिलती हैं, अगर आप खुद इतने समझदार बन जाते हैं तब जाके आप डायरेक्ट प्लान अपने लिए ले सकते हैं। तो जब आप में भरोसा हो कि आप अपने निवेश को खुद संभाल सकें, इन्हीं शर्तों पर आपको अपने रेगुलर प्लान्स को डायरेक्ट प्लान में तब्दील करना चाहिए, क्योंकि फिर आपको अपने पोर्टफोलियो को खुद ही ट्रैक करना होगा। और सलाह की जहाँ तक बात है वो तो आप मनी मंत्रा के पास आ सकते हैं कभी भी। बहरहाल अब इनके फंड्स पर मैं आ जाती हूँ, क्योंकि मेरे पास क्लैरिटी नहीं है इनके इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन की। ठीक है, तो रेगुलर और डायरेक्ट दोनों ही स्कीम्स पर हम एक साथ बात करेंगे। बताएं किस में बने रहें और रिपीटेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट किस किस के तहत हो रही है विश्वजीत जी? बिल्कुल, सबसे पहले मैं इनको बताना चाहूंगा, जैसे इन्होंने बताया कि उनका कुछ पैसा फिर सेविंग फंड्स में या बैंक में रखा गया, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि फाइनेंशियल प्लानिंग के तहत आपको अपने महीने का जो खर्च है, यानी कि जो भी आपका रेगुलर मंथली एक्सपेंस है, 50,000 है, 1 लाख है, उससे 6 टाइम से ज्यादा अगर आप बैंक में रखते हैं, तो वो आप इन्फ्लेशन देखेंगे तो आपका पैसा आपको नेगेटिव रिटर्न्स दे रहा है, नुकसान हो रहा है। तो इसलिए 6 टाइम्स मैक्सिमम आप बैंक में रखिए। उसके अलावा थंब रूल्स कहते हैं 100 माइनस योर एज आप इक्विटी में निवेश कर सकते हैं। और आपने बताया कि आपके पास एक लंबा समय है, तो आप मेरे हिसाब से आप इक्विटी में बने रह सकते हैं। और जो स्कीम्स आपने बताई हैं वो काफी अच्छी स्कीम्स है, मैंने चारों स्कीम्स को देखा है। लेकिन ये दो लार्ज कैप फंड्स हैं आपके पास। अभी लार्ज एंड मिड कैप फंड नहीं है, वैल्यू स्टाइल फंड नहीं है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप HDFC लार्ज एंड मिड कैप फंड में निवेश करें। इसके अलावा एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड में निवेश करें। कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड है, वो भी बहुत अच्छा फंड है। तो पोर्टफोलियो आपका डाइवर्सिफाई हो जाएगा। एक और वैल्यू स्टाइल फंड है IDFC स्टर्लिंग वैल्यू फंड। तो ये 3-4 फंड्स में आप और निवेश कर सकते हैं। इसके आपको फायदा ये रहेगा कि आप डिफरेंट AMCs में निवेश कर रहे हैं, डिफरेंट एसेट क्लासेस में निवेश कर रहे हैं, कैटेगरीज में कर रहे हैं, तो आपका पोर्टफोलियो में रिस्क थोड़ा सा कम हो जाएगा और लंबे समय में आपको अच्छे रिटर्न्स आने की उम्मीद है। 10-12 साल भी अगर आप निवेश करते हैं, जैसा कि आपने बताया, आप हर साल पोर्टफोलियो रिव्यू करते रहें। ऐसा नहीं है कि आपको इक्विटी से निकलना है, आपको इक्विटी में बने रहना है, पर स्कीम्स कई बार कोई अच्छी परफॉर्म करती है, कोई नहीं करती है। यही एक रोल एक आपके फाइनेंशियल एडवाइजर का भी होता है, जो आपको समय समय पर बताता रहे कि ये स्कीम अभी परफॉर्म नहीं कर रही है, तो आप यहाँ से इधर स्विच कर सकते हैं। या आप ये शो जैसे आप देख रहे हैं, तो इससे भी आपको काफी जानकारी मिलती रहेगी। लेकिन मैं जैसा मैंने बताया कि आप थोड़ा पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करें, और आपने जो स्कीम्स ले रखी है उसमें बिल्कुल बने रह सकते हैं। काफी अच्छी स्कीम्स हैं और आप अच्छा रिटर्न मैं आएगा। आपसे कि और वैल्यू फंड आपने इनको जोड़ने की सलाह क्यों दी है? मौजूदा पोर्टफोलियो में इनके पास लार्ज और मिड कैप की कमी थी, वो सही है, जी लेकिन जी इसके अलावा वैल्यू फंड क्यों? जी बिल्कुल, जैसा आपने बिल्कुल सही सवाल है कि वैल्यू फंड इस समय क्यों। ज्यादातर हमने देखा है कि जितनी भी कैटेगरीज हैं वो डिफरेंटली, उनके ऑब्जेक्टिव्स डिफरेंट होते हैं, तो डिफरेंट मार्केट सिचुएशंस में वो डिफरेंटली बिहेव करते हैं। तो वैल्यू स्टाइल एक ऐसा माना जाता है कि एक अच्छा गिरती हुई मार्केट में वैल्यू स्टाइल फंड के एक अच्छा रिटर्न्स आने की उम्मीद होते हैं। तो पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने के लिए भी एक ये तहत स्ट्रैटेजी है। जरूरी नहीं है कि ये अभी करना है, क्योंकि वैल्यू स्टाइल फंड भी आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए, ताकि एक अच्छा डाइवर्सिफिकेशन बना रहे और रिस्क थोड़ा कम रहे। इसी वजह से वैल्यू स्टाइल फंड को सजेस्ट किया गया है। चलिए जगन्नाथ जी, जितना हो सका हमने आपको आपके पोर्टफोलियो पर सलाह देने की कोशिश की है, लेकिन देखिए अभी भी कई मायनों में ना जानकारी की कमी थी, तो इसीलिए ये बदलाव तो आप खैर कीजिए, लेकिन इसके अलावा और कोई सवाल है तो आपको अपना वीडियो हमें फिर से बनाकर भेजना होगा। आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल अजय प्रसाद जी का मैं लेना चाहती हूँ, वीडियो के जरिए ये भी सवाल पूछना चाहते हैं। आइए देख लेते हैं। नमस्कार, मेरा नाम अजय प्रसाद है। मैं सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल से बोल रहा हूँ। अभी मेरी उम्र 35 साल है
और मैं पिछले 5 साल से 4 म्यूचुअल फंड स्कीम में एसआईपी कर रहा हूँ। पहला है एसबीआई का ब्लू चिप फंड, 3,500 का एसआईपी है उसमें मेरा। दूसरा है यूटीआई का मिड कैप फंड, जिसमें मेरा 3,000 का एसआईपी है। दूसरा है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का वैल्यू डिस्कवरी फंड, जिसमें मेरा 2,500 का एसआईपी है। और चौथा है आदित्य बिरला सन लाइफ फोकस्ड इक्विटी फंड, जिससे मेरा 2,000 का एसआईपी है। टोटल मेरा 11,000 का एसआईपी चल रहा है पिछले 5 सालों से, और मैं इसको और 15 साल तक चलाना चाहता हूँ बच्चे के एडुकेशन और अब मेरे रिटायरमेंट लाइफ के लिए। तो मेरा सवाल ये है कि क्या ये मेरा फ़ंड सिलेक्शन सही है, या इसमें मुझे और कुछ चेंजेस करना चाहिए, या कुछ और इसमें कुछ फंड ऐड करना चाहिए, या किसी फ़ंड को रिप्लेस करना चाहिए? धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अजय जी, आपका सवाल भेजा आपने और काफ़ी विस्तार से आपने अपना सवाल और अपने लक्ष्यों को भी सामने रखा है। तो पूनम बताएं, फंड मिक्स तो मुझे अच्छा लग रहा है, कोई बदलाव आप रेकमेंड करेंगी? देखिए कविता, इन्होंने अपना लक्ष्य तो बताया है कि इन्हें बेटी की पढ़ाई और खुद के रिटायरमेंट के लिए निवेश करना है, बट दोनों ही जो इनके गोल्स हैं उसमें आई एम श्योर डिफरेंस होगा। यानी टाइम होराइजन का बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है जब भी आप हम किसी तरह के फंड्स की चुनाव करते हैं। सभी फंड्स अच्छे हैं, सबके ऑब्जेक्टिव सही हैं, मगर वो आपके ऑब्जेक्टिव को मैच करने चाहिए, तभी उसे सही गिना जाता है। तो जो भी गोल्स होते हैं उस हिसाब से उनके होराइजन नक्की करके फिर ही हम फंड का सिलेक्शन करते हैं, ताकि हम अग्रेसिव टू कंजर्वेटिव फंड का चुनाव कर पाएं। अब इन्होंने क्लियरली कहा है कि 20 साल का इनका लक्ष्य है, विच इज अ वेरी लॉन्ग टर्म होराइजन। तो लंबे होराइजन में हम चाहते हैं कि अग्रेसिव टाइप के फंड्स हो, जिसमें वोलेटिलिटी ज्यादा हो, ताकि एवरेजिंग अच्छी बन पाए और लॉन्ग टर्म में उसके रिटर्न्स अच्छे बन पाए। तो इनके जो चारों फंड्स है उसमें एसबीआई ब्लू चिप एक लार्ज कैप कैटेगरी है, एसबीआई फोकस इक्विटी एक लार्ज कैप कैटेगरी में माना जाता है, और जो आईसीआईसीआई वैल्यू डिस्कवरी फंड का भी आप पोर्टफोलियो देखेंगे तो उसमें काफी लार्ज कैप का भी समावेश है। तो बचा है यूटीआई मिड कैप, जो एक एग्रेसिव कैटेगरी का फंड है। तो जो इनका लक्ष्य है, पहली बात तो उसमें इन्हें टाइम होराइजन और अमाउंट ऐड करना होगा कि इन्हें अल्टीमेटली कितना वेल्थ एक्यूमुलेट करना है। बिकॉज जब तक हमारे पास एक फाइनल फिगर नहीं होगा, अप्रोक्सीमेट फिगर नहीं होगा, उससे हम प्लानिंग की अमाउंट नक्की करने में चूक कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो इन्हें टाइम होराइजन नक्की करना होगा, साथ में इन्फ्लेशन रिलेटेड कितना इन्हें पैसा चाहिए एट द टाइम ऑफ द गोल वो नक्की करना होगा। और उसके बाद जो फंड्स की बात करें, जो सेकंड क्वेश्चन है, फंड्स जो हैं उसमें थोड़ा चेंजेस करेंगे, थोड़ा सा अपने रिस्क एपेटाइट को थोड़ा सा अग्रेसिव करते हुए मैं चाहूंगी कि थोड़े लार्ज कैप को हटा के कम करके मिड कैप और फ्लेक्सी कैप टाइप के एग्रेसिव फंड्स लाएंगे तो लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न बन पाएगा। सब कुछ देख के समझ के एक कॉन्शियसली चेंज करें अपने पोर्टफोलियो को। यूटीआई फ्लेक्सी कैप ले सकते हैं। फ्लेक्सी कैप कैटेगरी इज अ गुड कैटेगरी, जिसमें फंड मैनेजर मार्केट के उतार चढ़ाव को देख के अपने कैटेगरीज ऑफ फंड्स को चेंज करते हैं। कोटक इमर्जिंग फंड ले सकते हैं, जिसके अंदर मिड कैप कैटेगरी है और काफी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। एक्सिस मिड कैप साथ में ले सकते हैं, और पराग पारिक फ्लेक्सी कैप इंक्लूड कर सकते हैं। ये सभी फंड्स नक्की करने के बाद अपने गोल के साथ इसे ईयर मार्क करें और टाइम टू टाइम मॉनिटर करते रहें। चलिए, तो यहाँ पर आपको ये सलाह पूनम की तरफ से आती थी, जहाँ पर यूटीआई फ्लेक्सी कैप, कोटक इमर्जिंग, एक्सिस मिड कैप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप आपको अपने फंड में रखना है और जितना हो सके अपने निवेश को बढ़ाने की भी कोशिश करते रहनी है। अगला मैं सवाल लूँ उससे पहले बता दूँ दर्शकों को कि आप भी अपने सवाल वीडियो के जरिए हम तक पहुँचा सकते हैं। 9619873567 ये वो नंबर है जब आपको अपना सवाल हम तक पहुँचाना है। व्हाट्सएप पर अपना सवाल दे सकते हैं, और आप चाहें तो वीडियो शूट करके वो वीडियो भी अपना सवाल का वीडियो बनाकर वो वीडियो भी व्हाट्सएप पर अपलोड कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है। अगला सवाल अमित शर्मा साहब का मैं लूंगी, और इन्होंने भी वीडियो के जरिए अपना सवाल हम तक पहुंचाया है। आइए देख लेते हैं। नमस्कार, मैं एक नया निवेशक हूं और मैं चाहता हूं कि म्यूचुअल फंड में मैं कुछ पैसे निवेश करूं। मेरा टारगेट है 50 लाख, समय सीमा है 8 से 10 साल। कृपया मुझे बताइए कि मैं कितना निवेश और कहां निवेश करूं। धन्यवाद।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अमित शर्मा जी अपना सवाल हमें पूछने के लिए। और विश्वजीत जी, बहुत ही क्लियर कट सवाल है इनका। 8 से 10 साल में 50 लाख ये जो है उसके लिए कैसे इन्वेस्ट करें, और मेरे ख्याल से पहली बार निवेश कर रहे हैं म्यूचुअल फंड में, जैसा कि मुझे इनके सवाल से समझ में आ रहा है। इसके अलावा भी अगर कुछ इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है इनका तो उसकी जानकारी हमारे पास नहीं है। तो शुरुआत आप इनको कैसी रेकमेंड करेंगे? समय इनके पास काफ़ी अच्छा है, 8 से 10 साल का। जी बिल्कुल, जैसा इन्होंने बताया कि समय काफी अच्छा है, तो मैं इनको यही सजेस्ट करूंगा कि इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स में निवेश करें, क्योंकि लंबे समय में इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स में रिटर्न्स अच्छे आते हैं। और ये देखा भी गया है कि अगर आप 8-10 साल के लिए बने रहते हैं तो करीब अच्छी रिटर्न्स उसमें मिल पाती हैं और आपका रिस्क भी काफी कम हो जाता है। तो मैं यही कहूंगा कि अपना 10% का पोर्टफोलियो जो है वो लिक्विड फंड्स में रखें, यानी कि सेविंग बैंक अकाउंट वगैरह में रख सकते हैं। बाकी कुछ अपने 40-50% ऑफ द पोर्टफोलियो को इक्विटी में निवेश करें, और उसके लिए एक अच्छा खासा पोर्टफोलियो बना सकते हैं। और जैसा कि उन्होंने बोला कि उनको एक अच्छी खासी रकम की जरूरत है, 50 लाख रुपए चाहिए, तो कम से कम 22,000 रुपए की SIP उनको निवेश स्टार्ट करना पड़ेगा। 22,000 रुपए से वो अगर निवेश स्टार्ट करेंगे तो और उसको डाइवर्सिफाई कर लेंगे डिफरेंट कैटेगरीज में, जैसा मैंने पहले भी बताया था, तो ये ऐसे शुरुआत कर सकते हैं कि एक लार्ज एंड मिड कैप फंड ले सकते हैं, फ्लेक्सी कैप फंड, क्योंकि कैटेगरी में काफी फ्लेक्सिबिलिटी होती है फंड मैनेजर के पास कि वो किसी भी मार्केट कैप में निवेश कर सकता है। मिड कैप फंड क्योंकि पोटेंशियल रहता है कि एक लंबे समय में अच्छे रिटर्न्स आएंगे, और वैल्यू कैटेगरीज में भी निवेश कर सकते हैं, जिसके लिए काफी स्कीमें आपने बताई हैं, मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। 22,000 रुपये डिवाइड कर सकते हैं एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड, HDFC लार्ज एंड मिड कैप फंड, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, काफी अच्छी परफॉर्मेंस भी रही है, UTI फ्लेक्सी कैप फंड में भी निवेश कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं जौन सा उनको बेटर लगे, मेराई एसेट मिड कैप फंड और IDFC स्टर्लिंग वैल्यू फंड। तो ये 4-5 कैटेगरीज में जब ये निवेश करेंगे तो एक इनका डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो हो जाएगा अक्रॉस द कैटेगरीज, ज्योग्राफी और AMCs। तो इसके हिसाब से ये शुरुआत कर सकते हैं और अपना 50 लाख की रकम अचीव कर सकते हैं, जो जल्दी भी हो सकती है। हमने सिर्फ 12% की रिटर्न लेके चल रहे हैं, कंजर्वेटिव रिटर्न लेके चलते हैं, बट लंबे समय में उम्मीद करते हैं कि अच्छी रिटर्न्स भी आएगी और अपना लक्ष्य जल्दी अचीव कर पाएंगे। यहाँ पर बस थोड़ी सी कमी लगी, ये है कि कितना ये निवेश कर पाएंगे ना, उसकी जानकारी हमें नहीं दी है इन्होंने। लक्ष्य के लिए समय कितना है और कितना इकट्ठा करना चाहते हैं उसकी जानकारी तो है, लेकिन आप इन्वेस्ट कितना करना चाहते हैं उस पर भी आपका कॉर्पस बनेगा या नहीं बनेगा, ये बात निर्भर करती है। तो बहरहाल अमित शर्मा जी, उम्मीद करते हैं कि अभी आपको थोड़ी बहुत समझ आ गई हो कि कैसे कदम लेना है और आगे राह में आपको कैसे चलना है। इसके लिए अगर आप अपना सवाल फिर से हमसे पूछना चाहते हैं तो अपना सवाल हमें वीडियो के जरिए भेज सकते हैं। तमाम दर्शकों को एक बार फिर से बता दें कि व्हाट्सएप करें अपना सवाल 9619873567, ये वो नंबर है जहां पर अपना सवाल का वीडियो बनाकर आप हमें भेज सकते हैं। और जितना हो सके सवाल आप विस्तार से पूछें। मौजूदा अगर कोई निवेश चल रहा है, SIP चल रही है, कितने की SIP चल रही है, किन फंड्स में चल रही है, कब से चल रही है, कितने साल तक कर सकते हैं, कितने साल के बाद आपको किस लक्ष्य के लिए कितना कॉर्पस चाहिए, कितनी रिस्क ले सकते हैं। अगर ये तमाम जानकारियां आप हमें देंगे तो हमारे लिए आसान होगा आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग करना। आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल हमें फ़ोन पर पूछ रहे हैं प्रमोद धूमल साहब। प्रमोद, कैसे हैं आप? जी मैडम, ठीक हूँ मैडम। कहाँ से बोल रहे हैं? मैं दून से बोल रहा हूँ मैडम। दून से बोल रहे हैं? हाँ। बहुत ठंड होगी वहाँ पर तो। जी मैडम, बहुत ठंड है यहाँ पे। चलिए बताइए, आपका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो कैसा है? मैडम, मैं अभी 1 साल से एक्सिस ब्लू चिप में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, 3,500। कोटक इमर्जिंग ब्लू चिप, कोटक इमर्जिंग में 1,500। और अभी पिछले महीने से चालू किया है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में 2,250 और UTI स्मॉल कैप में 1,750। अच्छा। और मेरा अगले 25 साल तक मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ और हर साल 10 से 20% मैं इंक्रीज कर सकता हूँ उसमें। और मेरा टारगेट है, मुझे वैसे मेरा गोल कोई नहीं है, लेकिन वेल्थ क्रिएशन करना है मुझे 3 करोड़ का। ठीक है। तो पिछले 1 साल से आपका क्या मतलब है? जो पिछला साल बाजार की गिरावट हुई थी मार्च के आसपास, तब आपने डाले थे क्या पैसे? हाँ जी मैडम, राइट। तो आपने इस गिरावट में क्या सोचा और क्या सोच के पैसे डाले?
नहीं, पहले तो मैं एफडी और आरडी कर रहा था, लेकिन उसमें से ज्यादा रिटर्न नहीं आया, तो हाँ म्यूचुअल फंड में देखा और थोड़ा यूट्यूब पर यहाँ और आपके चैनल से भी देखा तो अच्छे रिटर्न आते हैं, तो मैंने आप यहाँ पे इन्वेस्ट करना चालू कर दिया। तो निवेश करने के बाद आपने थोड़ी पढ़ाई लिखाई शुरू की है अपने म्यूचुअल फंड्स को लेकर या हाँ मैडम, मैं जॉब करता हूँ। अच्छा, तो जो आपने निवेश स्ट्रैटेजी बनाई है, ये जो फंड्स आपने सिलेक्ट किए हैं, ये कहाँ देखकर सिलेक्ट किए? ये मैंने आपके चैनल देख के है मैडम सिलेक्ट किया है। हाँ चलिए, अभी। ओके पूनम, आपके पास मैं आऊंगी। पूनम, प्रमोद की तरह ऐसे बहुत सारे निवेशक हैं जिन्होंने पिछले साल बाजार की गिरावट देखी और बाद में जो तेज़ी आई है उनको काफ़ी मुनाफा भी हुआ है। पिछले साल तो हम सब जानते ही हैं बहुत ज़्यादा इक्विटी में भागीदारी बढ़ी है निवेशकों की, लेकिन उन निवेशकों को ये बताना भी ज़रूरी होगा कि जो चाल आपने पिछले साल देखी, ज़रूरी नहीं है कि वो चाल बाजार की हर साल बरकरार रहे या जारी रहे। अब ऐसे में जो आप मुनाफा देख चुके हैं, जरूरी नहीं है कि आपको आने वाले वक्त में मुनाफा जो है वो आता हुआ दिखाई देगा, बशर्ते आप लंबा रुकें तो वो मुमकिन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर कंपाउंडिंग का एक फ़ायदा जो है आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। इक्विटी में भागीदारी बढ़ी है, अच्छी बात है, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या अब बाजार में गिरावट के बावजूद भी बने रहेंगे या नहीं। जिन्होंने डिसिप्लिन अप्रोच अपना रखी है पूनम, उनके लिए रुकना बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि आप SIP के जरिए निवेश करेंगे। जिन लोगों ने गोल्स के तहत निवेश कर रखा होगा, उनके लिए भी बाजार में रुकना बहुत जरूरी होगा। बहरहाल ये सब कुछ ध्यान में रखते हुए प्रमोद को आप सबसे पहले वर्ड ऑफ कॉशन क्या देंगी? कविता, ये आपने बहुत ही अच्छा पॉइंट उठाया है कि जो मार्केट की गिरावट में बने रहना है कि नहीं मार्केट में। तो मैं ये बार बार ये बात कहती हूँ और फिर ये बात दोहराना चाहती हूँ कि मार्केट की गिरावट इज द अपॉर्चुनिटी टू एंटर द मार्केट। ये आपको एक मौका है कि आप मार्केट में और इन्वेस्ट करें, और जिन्होंने SIP का रुख अपनाया हुआ है और लंबे समय तक बने रहते हैं, इनफैक्ट आपको इक्विटी में तभी एंटर करना है जब आपके पास समय अवेलेबल हो, लंबा समय हो, तभी आप इक्विटी का रुख करें। और आप अगर लंबे समय तक SIP में बने रहेंगे तो जितनी मार्केट के उतार चढ़ाव का आपका पोर्टफोलियो विटनेस करेगा, उतना ही आप बेनिफिट करेंगे। तो हर गिरावट आपके लिए एक ब्लेसिंग है, आप उसमें बने रहें। और जहां तक प्रमोद जी के पोर्टफोलियो की बात करें तो इन्होंने लॉन्ग टर्म जो इनका होराइजन है उसके लिए जो फंड्स के चुनाव करें वो अच्छे हैं, अग्रेसिव टाइप के हैं। एक ब्लू चिप फंड है, सबसे ज्यादा उसी में निवेश है, तो आई एम अंडरस्टैंडिंग कि उनकी जो रिस्क एपेटाइट है वो ब्लू चिप की तरफ होगा, तो उसमें बने रह सकते हैं। मगर जो HDFC सेंसेक्स फंड है वो एक बहुत ही पैसिव फंड है, सेंसेक्स में इन्वेस्ट करता है, तो ये भी एक रेपुटेशन ऑफ लार्ज कैप है। तो इसको चेंज करके अगर लार्ज कैप ही इनकी इच्छा है, अपने रिस्क जोखिम ज्यादा नहीं उठाना चाहते, तो इसकी जगह एक फोकस फंड ले सकते हैं जो एक्टिवली मार्केट में निवेश करता है, जैसे कि ये SBI फोकस फंड या एक्सिस फोकस फंड ले सकते हैं। या फिर जो एग्जिस्टिंग फंड है इसमें से हटा के जो थोड़े और एग्रेसिव फंड है, जैसे कोटक इमर्जिंग इक्विटी या UTI स्मॉल कैप एंड पराग पारख, इन तीनों में थोड़ा थोड़ा ये पैसा निवेश करके खाली 3 ही फंड में रिमेनिंग जो उनके फंड्स हैं उसमें शुरू कर रख सकते हैं। और जो सेकंड इनका वेल्थ क्रिएशन का ऑब्जेक्टिव है, अमाउंट ऑफ 3 करोड़, वो फिलहाल जो अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट है 11,000, उसमें मिल पाना मुश्किल है। मगर साथ ही जो इन्होंने कहा कि एवरी ईयर वो 10% जैसा इंक्रीमेंट करेंगे, तो वो एक सही रणनीति रहेगी अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए, क्योंकि अगले 20-22 साल में 3 करोड़ की राशि जमा करने के लिए इन्हें कम से कम 18 से 20,000 रुपए प्रति माह का निवेश करना होगा SIP के जरिए, तो आराम से ये अपने गोल तक पहुंच सकते हैं। इसके लिए जी तो मुझे आपसे ये पूछना था कि HDFC सेंसेक्स से निकलकर आपने इनको SBI फोकस्ड में आने की सलाह दी है, क्यों आप एक पैसिव फंड से निकलकर एक्टिव फंड में आने की सलाह दे रही हैं इनको? एक्टिवली मैनेज फंड में रिटर्न्स ज्यादा बेहतर बनने के चांसेस होते हैं, जहां पे फंड मैनेजर चूज कर सकते हैं किस फंड में बने, किस स्क्रिप्ट में बने रहना है। जबकि जो सेंसेक्स फंड्स होते हैं, इंडेक्स फंड्स होते हैं, वो बहुत पैसिवली काम करते हैं। जितने भी सेंसेक्स के टॉप 30 फंड्स होते हैं उसमें निवेश करते हैं, इसलिए इसमें फंड मैनेजर का कोई एक्टिव रोल नहीं होता, इसलिए इनके रिटर्न्स भी थोड़े पैसिव जैसे रहते हैं। ये हम डाइवर्सिफिकेशन के लिए कहते हैं कि आपको एक एक्टिव फंड में रहना चाहिए फॉर अ बेटर रिटर्न्स, क्योंकि इनका होराइजन बहुत लंबा है।
चलिए प्रमोद जी, उम्मीद करते हैं कि आपको सलाह समझ में आ गई हो और जो बदलाव बताए हैं उन पर आपको अमल करना है। इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया आपका विश्वजीत जी, और पूनम आपका भी समय निकाला, दर्शकों को गाइड किया उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए। और जाते जाते एक बार फिर बता देते हैं वो नंबर जहां पर आपको अपने सवाल हम तक पहुंचाने हैं। मनी मंत्रा पर आपके सवालों को हम शामिल करेंगे। आपको बस करना इतना है कि आपको अपना सवाल हमें व्हाट्सएप करना है। व्हाट्सएप कहाँ करेंगे? 9619873567 ये वो नंबर है जहाँ पे आपका सवाल हम तक आपको भेजना है। सवाल का आप वीडियो रिकॉर्ड करें और अपना वीडियो हमें व्हाट्सएप कर दें और हम ये वीडियो शो पर दिखाकर आपके सवाल को हमारे एक्सपर्ट्स के सामने रखेंगे और कराएंगे आपकी कंप्लीट फाइनेंशियल प्लानिंग। चलिए मुझे भी इजाज़त दें, नमस्कार।